या सो विपरीत राजयोग की हम लोगों ने कल बात शुरू की थी और ये कहा था कि ये जो योग है इस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर योगास। इसके जो बेनिफिट हैं वो या गेन्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ आइदर योर ओन पर्सन और द पर्सन फ्रॉम द अपोनेंट एक्चुअली। और इसके जो रिजल्ट हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। और योग बनता है जब किसी भी दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स का कंजंक्शन होता है, युति होती है। और अगर ये युति त्रिक हाउस में ही होती है तो जो बेनिफिट या गेन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अपोनेंट। और अगर किसी और हाउस में युति होती है तो गेन इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन। और गेन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, इसकी भी बात की थी हम लोगों ने कि अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन है तो गेन डायरेक्ट होता है, और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है तो गेन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। और हमने एग्जांपल भी ली थी राजीव गांधी की। वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स। You see, this is again the horoscope of our earlier Prime Minister, Mr. PV Narasimha Rao. इसमें देखिए कि जो विपरीत राजयोग है कैसे बन रहा है। विपरीत राजयोग दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स का इकट्ठा होना। Sir, Sun is conjunct with Mars in the 10th house. Yeah, Sun and Mars. देखिए, Mars is the lord of 8th house and Sun is the lord of 12th house. So these two are conjunct in 10th house. तो विपरीत राजयोग बन गया पहले तो। और क्योंकि इसका जो कंजंक्शन है या जो योग बन रहा है केंद्र में बन रहा है तो बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन, राइट। तीसरा, इसके साथ असेंडेंट का एसोसिएशन है। इसका जो लॉर्ड है मरकरी, मरकरी भी हाँ साथ में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो गेन होगा, जो बेनिफिट होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा, राइट। तो नेचुरली राजीव गांधी डाइज एंड ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और आपने देखा भी होगा उस टाइम जो जब ही वाज नॉट इन हैविंग अ गुड हेल्थ एक्चुअली एंड ही डिडंट इवन कॉन्टेस्ट फॉर एमपी इलेक्शन, बट सडनली ही गेट्स अ कॉल कि कम ऑन एंड टेक द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि जब उसकी दशा ऑपरेट हो रही थी, दशा वाज आल्सो ऑफ द सेम प्लैनेट्स जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और अगेन मैंने कहा था कि जो बेनिफिट है या इस योग के जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो नेचुरली एक टर्म के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बने फिर उसको खत्म हो जाता है एक्चुअली में। ऐसे ही अगर हम अडवाणी साहब का हॉरोस्कोप लें तो इसमें कैसे बन रहा है विपरीत राजयोग। वो ये ना फर्स्ट और 8th हाउस का कंजक्शन हो रहा है 12th हाउस। पहले विपरीत राजयोग कि दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स इकट्ठा होने चाहिए। ये मार्स है इसका लॉर्ड जी, मार्स इसका लॉर्ड मरकरी। बोथ आर टुगेदर यहाँ पर, मार्स एंड मरकरी। 6th हाउस का लॉर्ड मार्स है, 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। दोनों की यहाँ पर कंजंक्शन है, मार्स और मरकरी का, राइट। बट नाउ इट्स डिफरेंट। कंजंक्शन कहाँ पर है? त्रिक हाउस में। कंजंक्शन जो है वो त्रिक हाउस में है, बाकी जगह कंजंक्शन त्रिक हाउस में नहीं था। तो त्रिक हाउस में कंजंक्शन होने का क्या मतलब है कि जो बेनिफिट है बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द अपोनेंट। अपोनेंट के डाउनफॉल से फायदा होगा, ना कि अपने पार्टी के आदमी के डाउनफॉल से फायदा होगा। नेचुरली देयर वाज अ डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस and BJP came in power and he became home minister and deputy prime minister also, क्योंकि वो बेनिफिट था वो बिकॉज ऑफ नॉट ऑफ द ओन पर्सन बट बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द अपोनेंट। तो कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ एंड ही गेट्स द पावर। एंड क्योंकि मार्स जो है वो असेंडेंट का भी लॉर्ड है तो हम कहेंगे इसके साथ असेंडेंट का भी एसोसिएशन है, तो इसलिए जो बेनिफिट हुआ वो डायरेक्ट हुआ इस केस में, जो है नॉट इनडायरेक्ट। और
आपको जब उस टाइम व्हेन बीजेपी वाज इन पावर, तो उस टाइम एक जब वाजपेयी साहब की हेल्थ खराब हो रही थी, तो देयर वाज सम रूमर कि ही कैन टेक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो। सुना था ना उस टाइम जब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब कुछ हेल्थ खराब हुई थी वाजपेयी साहब की, तो देयर वाज ए रूमर कि ही मे टेक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो। बट फायदा उससे नहीं होना है, अपने आदमी के डाउनफॉल से फायदा नहीं होना है। फायदा जो हो सकता है वो सिर्फ अपोनेंट के डेथ के डाउनफॉल से हो सकता है। तो इसलिए he couldn't एक्चुअली, क्योंकि अपनी पार्टी के आदमी से कोई इसको फायदा नहीं होना है एक्चुअली, क्योंकि ये जो योग बन रहा है वो त्रिक हाउस में बन रहा है। तो इस तरह से हम इस योग को देख सकते हैं, और कई केसेस में आप देखेंगे कि ये वाकई में ही जो है एक योग होता है इस टाइप का विपरीत राजयोग, और उसका बेनिफिट भी मिलता है व्यक्ति को, जो है व्यक्ति को उसका बेनिफिट भी मिलता है। और आप देखते रहते हैं कि सडनली इतना फायदा कैसे हो गया, कोई ऐसा और कोई राजयोग तो था नहीं हॉरोस्कोप में, और विपरीत राजयोग आपने देखा नहीं, तो नेचुरली। हाँ जी सर, इनका जो एल के आडवाणी जी का भी तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न एंड केतु। किसका? सर, ये जो एल के आडवाणी साहब का जो हाँ कुंडली में सर हाँ। सैटर्न केतु विष योग होता है क्या? नहीं नहीं, विष योग इज मून एंड सैटर्न, नॉट सैटर्न केतु। सर, दिस इज सैटर्न राहु साइड, आई थिंक पिशाच योग ऐसे कुछ बोलता है, आई डोंट नो। नहीं, सैटर्न राहु का अगर कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, सैटर्न राहु का कंजंक्शन है। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जो इसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। जुपिटर जो है यहाँ पर जो अपनी राशि में है वो देख रहा है यहाँ पर, यस सर। एंड सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पर जो केंद्र का लॉर्ड है इन द ट्राइन। सो अभी हम देखेंगे कि दे आल्सो मेक ए वेरी पावरफुल राजयोगास। जब भी केंद्र और त्रिकोण का आपस में रिलेशन होता है तो बहुत एक बड़ा राजयोग बनता है। तो यहाँ पर ट्राइन का ट्राइन जो ये जो केंद्र है, क्वाड्रेंट है, उसका लॉर्ड इसमें है ट्राइन में, क्योंकि असेंडेंट तो क्वाड्रेंट भी है, ट्राइन भी है। तो इट मेक्स इट ए पावरफुल पोजीशन ऑफ सैटर्न, और सैटर्न से ही आपको स्टेटस भी मिलता है। बिना सैटर्न जब तक हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा, स्टेटस आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट विच कैन गिव यू स्टेटस। किसी भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो सीनियर पोजीशन में, जब तक सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये विपरीत राजयोग है सर लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगी ना कि स्ट्रेंथ अगर प्लैनेट्स की होगी तभी। हाँ, नेचुरली वो सब चीजें वही होंगी। हाँ, जो हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि वेल प्लेस्ड मतलब स्ट्रांग भी होना चाहिए और बेनिफिक भी होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप के लिए। जी। और विपरीत राजयोग वाले भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी नेचुरली, जिनकी अब हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। यस। अब नॉर्मल लोगों के भी विपरीत राजयोग होता है, तो अच्छा। उनको भी फायदा होता है। कोई किसी जैसे अपने पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी है या इनहेरिटेंस है या कोई रिलेशन की डेथ हो जाती है, तो उनको सडनली फायदा हो जाता है। बट दैट मे बी टू दैट लेवल, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के ऊपर या हॉरोस्कोप की टोटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फायदा जरूर होगा, बेनिफिट उसका जरूर होगा। तो इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मली इस योग को नहीं देखते, बाकी योगों को देखते हैं और सडनली देखते हैं इसको कितना गेन कैसे हो गया एकदम से, जो है क्योंकि विपरीत राजयोग था और उन प्लैनेट की दशा ऑपरेट हुई और उसमें सडनली जो है इतना उसको फायदा हो गया। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है जिसको हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग। अब आप देखते हैं कि हॉरोस्कोप में बहुत प्लैनेट, कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 प्लैनेट भी नीच के होते हैं, डेबिलिटेशन में होते हैं, और हम समझते हैं कि प्लैनेट बहुत वीक है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है तो हमारा जो यही सिखाया गया कि जो नीच का प्लैनेट होता है बहुत वीक होता है या मैलेफिक हो जाता है वो। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में वो जो प्लैनेट नीच का, उसकी जो डेबिलिटेशन ही कैंसिल नहीं होता, बट इट बिकम्स ए राजयोग कारक। वो प्लैनेट जो आपको नीच का लग रहा है, वो प्लैनेट कुछ सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टांसेस में राजयोग कारक बन जाता है।
और हम नॉर्मली नहीं देखते, हम तो इसी उसमें लगे रहते हैं कि नीच का है, नीच का है, नीच का है, और वो रिजल्ट राजयोग कारक प्लैनेट के दे रहा है। क्योंकि कुछ सिचुएशन में जो प्लैनेट डेबिलिटेशन में होते हैं, नॉट ओनली द डेबिलिटेशन गेट्स कैंसिल्ड, दिस प्लैनेट बिकम द राजयोग कारक। वो एक्सॉल्टेड से भी बेटर हो जाते हैं। हम तो नीच के समझ के रिजल्ट उसके बता रहे हैं, लेकिन जो अगर उनका डेबिलिटेशन कैंसिल होता है या नीच भंग राजयोग बनता है, तो दे बिकम बेटर देन द एक्सॉल्टेड प्लैनेट बिकॉज दे बिकम द राजयोग कारक। और कई बार आप देखेंगे कि कुछ हॉरोस्कोप्स में 1, 2, 3, 4 प्लैनेट तक भी नीच के होते हैं। और अगर नॉर्मली प्लैनेट अगर नीच के हैं, अगर किसी भी हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट भी नीच के हैं, तो उनका लाइफ देखिए आप, लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ऐसे लोगों की जो है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं, और स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आती, क्योंकि नीच के प्लैनेट होंगे। 3 प्लैनेट अगर नीच के हैं तो नेचुरली हॉरोस्कोप इज ए वीक हॉरोस्कोप। बट हमें ये देखना है कि किन सिचुएशन में ये जो प्लैनेट नीच के होते हैं वो राजयोग कारक बन जाते हैं। उनका खाली नीच ही कैंसिल नहीं होता या डेबिलिटेशन कैंसिल ही नहीं होता, बट दे बिकम द राजयोग कारक प्लैनेट। तो उसमें कुछ कंडीशन बताई जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है। बेसिकली 4 कंडीशन बताई गई कि अगर 4 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन, तो प्लैनेट जो है वो राजयोग कारक बन जाता है, नीच का प्लैनेट। तो पहली कंडीशन है कि द प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर आर इन द क्वाड्रेंट आइदर फ्रॉम असेंडेंट और मून। मतलब जो प्लैनेट नीच का है, जो प्लैनेट नीच का है वो प्लैनेट और उसका साइन डिस्पोजिटर, साइन डिस्पोजिटर मतलब जिस राशि में है उस राशि का लॉर्ड। कोई भी प्लैनेट जो नीच का है वो प्लैनेट और उसका साइन डिस्पोजिटर मतलब जो प्लैनेट जिस राशि में है नीच की राशि में उसका लॉर्ड, अगर दोनों के दोनों अगर मून से या लग्न से केंद्र में होते हैं, तब वो प्लैनेट जो है वो या राजयोग कारक बन जाता है नीच का प्लैनेट, या नीच भंग राजयोग बनता है ऐसे केस में। जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लें, या सन हम नीच का कहेंगे कि सन नीच का है, और अभी जो कंडीशन बताई कि जो प्लैनेट नीच का है और वो जिस राशि में है उस राशि का लॉर्ड, तो ये किस राशि में है? 7th, इसका लॉर्ड क्या है? वीनस। तो अगर सन और वीनस दोनों के दोनों या तो लग्न से केंद्र में हो या मून से केंद्र में, तो इस प्लैनेट का डेबिलिटेशन ही कैंसिल नहीं होता, बट इट बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। तो यहाँ पर सन है और जिस राशि में सन है, साइन डिस्पोजिटर हम बोलते हैं उसको, उसका लॉर्ड वीनस है। दोनों के दोनों लग्न से केंद्र में है, दोनों के दोनों लग्न से फर्स्ट हाउस में है, मतलब केंद्र में है, दोनों के दोनों लग्न से केंद्र में है। तो हम कहेंगे कि जो सन का डेबिलिटेशन यहाँ कैंसिल हो गया और सन बिकम से राजयोग कारक प्लैनेट। जो हम सोच रहे थे कि लग्न में सन नीच का बैठा हुआ है, तो पूरी सिचुएशन उल्टी हो गई। हम लोग अगर नॉर्मल केस में रिजल्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो ये सोच कर करेंगे कि ये नीच का है सन यहाँ पर, बट सन नीच का नहीं है, सन यहाँ पर राजयोग कारक बन जाता है। इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट, इट इज अ वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। और वैसे भी एक चीज बताता हूं मैं कि जिस व्यक्ति का भी, हाँ जी सर, सन तो ईस्ट में देखा जाए तो उसको तो दिग्बल मिलेगा। दिग्बल मिलता है सन को इस डायरेक्शन में, साउथ में, नॉट हियर। सर ईस्ट में नहीं मिलेगा, ईस्ट तो सन का डायरेक्शन नहीं नहीं होता नहीं, है। देखिए हर प्लैनेट का जो दिग्बल है वो अलग अलग होता है। जुपिटर और मरकरी को ईस्ट डायरेक्शन में मिलता है,
सैटर्न को वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है, मून और वीनस को नॉर्थ में मिलता है, और सन और मार्स को साउथ डायरेक्शन में मिलता है। तो इसका मतलब मरकरी और जुपिटर जब इस हाउस में होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मून और वीनस जब इस हाउस में होते हैं उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सैटर्न जब 7th हाउस में होता है तो दिग्बली होता है वो, और सन और मार्स अगर यहाँ पर होते हैं 10th हाउस में तो उनको हमने दिग्बली माना। बट सन, जो मैं ये कह रहा हूँ कि सन अगर नीच का है किसी भी व्यक्ति के लग्न में, उसका मतलब क्या है? ये तो यहाँ तो नीच भंग हो गया, ये तो राजयोग कारक वैसे ही बन गया। लेकिन अगर नीच भंग नहीं भी होता तब आप क्या कहते इसको? सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे अगर सन किसी का भी नीच का है इन द लग्न? सर वैसे अगर देखा जाए तो अगर सूर्य नीच का है तो मतलब उसके फादर लाइफ में वेल प्लेस नहीं हो सकते, और हो सकता है उनके फादर के साथ इतनी बनती ना हो। लेकिन इस केस में तो सर ऑपोजिट ही हो गया। हाँ, एक तो देखिए, जब भी सन यहाँ पर होगा नीच का सन 7 नंबर में, वो किस हाउस का लॉर्ड है? फर्स्ट हाउस। हाँ जी सर यहाँ पे सर 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ गेन्स, और वो लग्न में बैठ गया। तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ गेन्स। और हमें हर प्लैनेट का जो नेचर है वो हमें ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं है। सन क्या है? सन इज अ किंग। सन जो है किंग है, वो गिरा पड़ा कैसा भी हो, नीच का हो, उच्च का हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा जो देगा वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा ही देगा। ये राजा किसी को कुछ देता है 2-4 रुपए नहीं देता वो, तो जो भी दे रहा है वो बहुत ज्यादा दे रहा है। किंग है, किंग तो कुछ भी दे सकता है आपको, छोटा मोटा काम चीज तो देगा नहीं। वो शनि नहीं है, शनि तो नौकर है, ये राजा है तो राजा की तरह ही देगा। और ध्यान रखिए कि राजा जहां भी होता है वो अपनी पोजीशन बना लेता है वहां पर। तो हाउस जो गेन्स का लॉर्ड है वो लग्न में बैठा है, तो इसको हम एक राजयोग कारक वैसे भी मानते हैं। अगर नीच भंग नहीं भी होता तो सन जो नीच का होता है लग्न में, नीच का, तो दैट इज सपोज टू बी वेरी गुड पोजीशन ऑफ सन, बिकॉज ये जो हाउस ऑफ गेन्स है 11th हाउस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत पैसा होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सन लग्न में है तो व्हाट डज इट मीन? अगर नीच बीच का छोड़ दीजिए, इन एनी हॉरोस्कोप इफ सन इज इन द लग्न, सो व्हाट डज इट मीन? सर इट मींस कि वो आदमी सोल लेवल में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सन सूर्य वैसे भी पहले घर का कारक है, तो वो उसकी जो आत्मा है वो अति शुद्ध आत्मा है उसकी। नहीं, वो तो एफ्लिक्टेड भी हो सकता है सन। मान लीजिए सन सारे मैलेफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, फिर कैसे शुद्ध आत्मा होगी उसकी? सर सन हाँ जी सर, यहाँ पे शनि देख रहा है वैसे, अगर वैसे देखें तो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर सन किसी के लग्न में है तो उसका अर्थ क्या है? सर आत्मा कारक है सर, स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, रॉयल नेचर होगा, फादर की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, उसका नेचर रॉयल होगा। नहीं, उसका नेचर से क्या मतलब? सन में भी अफ्लिक्टेड, सन में भी गुड प्लैनेट आल्सो, दोनों तरह से हो सकता है। सर तो राजा की तरह जिंदगी होगी ना उसकी। नहीं, सर देखिए, जब सन तो लग्न सर में होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि यू आर बोर्न एट द टाइम ऑफ सनराइज। जिस व्यक्ति का भी सन लग्न में होता है, देखिए जब सन यहाँ पर है तो योर बर्थ इज एट द टाइम ऑफ सनराइज। अर्ली मॉर्निंग। अगर बर्थ यहाँ, सन अगर यहाँ पर है 10th हाउस में, यू आर दिन बोर्न के ड्यूरिंग टाइम मिड डे। 12 बजे। और यहाँ पर जब सन होता है तो यू आर बोर्न एट द टाइम ऑफ सनसेट। और सन जब यहाँ पर किसी भी हॉरोस्कोप में होता है तो यू आर बोर्न एट द मिडनाइट एक्चुअली। तो सन जिसका भी लग्न में होगा, दैट पर्सन इज बोर्न एट द टाइम ऑफ सनराइज, राइट? तो सनराइज पर आपकी क्या पोजीशन होती है? हाउ डू यू फील एट द टाइम ऑफ सनराइज? फ्रेश, एनर्जेटिक। हाँ, यू आर वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक, वेरी डायनेमिक। और आप सोचते हैं कि आज मैं सारे काम करूंगा, जो भी मेरे पेंडिंग काम है आज मैं सारे खत्म करके जाऊंगा। सर ये सोचते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत आप डायनेमिक होते हैं उस टाइम, और सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, और एंड वे फुल ऑफ एनर्जी, जो फुल ऑफ वाइब्रेंसी। तो हाँ,
सर लेकिन लुक्स वाइज तो टकला होगा अरे क्योंकि लोग को छोड़ दीजिए, लोग तो अच्छा खराब हो सकता है, लेकिन एज फार एज द नेचर इज कंसर्न, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं, दे आर फुल ऑफ वाइब्रेंसी एक्चुअली, वेरी पॉजिटिव पीपल एक्चुअली। और कहते हैं कि ये जो लोग हैं जिनका सन लग्न में है, दे आर बॉर्न विद ए मिशन इन द लाइफ, कि हम जब पैदा हुए हैं तो हम कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो उनका एटीट्यूड भी वही रहता है, उनका जो बेसिकली जो नेचर है वो वैसे ही हो जाता है कि हम लाइफ में आए हैं तो ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे इसमें जो है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम आपकी जो नेचर है, आपका जो उस समय जो आपका मन होता है वैसे ही होता है कि आप बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत आज हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, शाम तक सब कुछ करके आएंगे। और अगर वही सन मान लीजिए यहाँ पर है 7th हाउस में, तब क्या होगा? He will be tired, थका हुआ बेचारा, अस्त हो रहा है। राइट अब सनसेट के टाइम आपकी क्या पोजीशन होती है? Morrowed, जब आप tired, ऑफिस से आते हैं शाम को, उस टाइम क्या पोजीशन होती है irritated, आपकी? irritated, ये tired, टोटली एग्जॉस्टेड, yeah, कि आपकी कोई उस समय आपको कह दे कि नहीं जरा ये मेरा काम करके ले आओ, आप कहेंगे भाड़ में जाओ, पहले मुझे चाय वाय पिलाओ, थोड़ी देर आराम करने दो, तब मैं कर सकता हूँ, इस टाइम मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी जो है। बिकॉज एट दैट टाइम यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती आपके अंदर उस टाइम जो। तो जिनका सन 7th हाउस में होता है वैसे ही होते हैं, उनसे आप कहीं भी कहिए कि कुछ काम कर दो, वो कभी नहीं करेंगे अपनी सर मर्जी यहाँ से। पे एक चीज कह सकते हैं सर, जैसे कि हम 7th हाउस जो सूर्य के कारक तत्व हैं वो उस आदमी के स्पाउस के अंदर ज्यादा होंगे सर, इंस्टेड हाँ ऑफ वही, उसी पे मैं आ रहा हूँ, व्हाट यू से इज राइट एक्चुअली, कि खुद जो है व्यक्ति बहुत सुस्त है, उसे ऐसे लोगों को आप कभी भी कहिए कि मेरा ये काम कर दो या तुम अपना काम कर लो, वो नहीं चाहेंगे कभी भी काम करना, जो है उन्हें आराम पसंद है बहुत। लेकिन ये हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, आपका जो जीवन साथी है उसका हाउस है, तो जीवन साथी कैसा होगा आपका? आलसी, वो energetic आलसी, होगा, वो dynamic irritated, होगा। हाँ, वो बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत चुस्त होगा। और आप तो सुस्त हैं, लेकिन जो आपका जो हस्बैंड या वाइफ है बहुत चुस्त होगा, उल्टा होगा बिल्कुल। और सन गिव्स यू स्टेटस आल्सो, जैसा आपने भी कहा कि सन की वजह से स्टेटस भी मिलता है, तो नेचुरली अगर सन लग्न में है तो यू गेट ए रॉयल स्टेटस, एंड सिमिलरली इफ सन इज देयर इन द 7th हाउस, योर स्पाउस विल गेट ए गुड स्टेटस। तो ऐसे लोगों का जब जिनका भी सन जो 7th हाउस में होता है, तो उसका जो स्पाउस होगा वो हमेशा उससे जो है काफी बेटर स्टेटस का होगा। और जनरली आप ऑफिस वगैरह में देखते हैं कि द सेक्रेटरी एंड द बॉस दे गेट मैरिड, तो वो सेक्रेटरी के जो 7th हाउस में हमेशा सन होगा, जब भी वो पॉसिबल है कि जो सेक्रेटरी एंड बॉस की शादी हो, क्योंकि दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर होगा। तो प्लैनेट का नेचर अगर आपको पता है तो प्रेडिक्शन करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे हाँ सॉरी, अगर जी, 12th हाउस में सन है तो क्या होगा? कैसा होएगा उसका नेचर? नहीं, नेचर तो डिपेंड करेगा कि नेचर 12th हाउस से हम नहीं देखते, पहली चीज जी, नेचर हम 12th हाउस से नहीं देखते, नेचर हम फर्स्ट हाउस से एनर्जी, देखते, एनर्जी, फर्स्ट हाउस से। नहीं, दैट डिपेंड्स कि सन की क्या पोजीशन है। अगर नॉर्मल केस में जो 12th हाउस है वो त्रिक हाउस हो जाता है, तो जी, त्रिक हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है वीक हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, उतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं रहती उतनी जो है। तो नेचुरली अगर 12th हाउस में सन प्लेस्ड है तो वीक वैसे हो जाता है, बट हमें जो बाकी सारे प्लैनेट की पोजीशन या किसका एस्पेक्ट है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसके रिजल्ट होंगे। बट जो हम नेचर है वो हम सन से नहीं देखेंगे बल्कि फर्स्ट हाउस से देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हर प्लैनेट, जैसे सन राजा है, सन इज ए किंग, और किंग जहां भी रहेगा वो राजा की तरह रहेगा, किंग तो नौकर की तरह नहीं रह सकता। तो सन जहां भी होगा अपनी पोजीशन बना लेगा वहां पर। जैसे मान लीजिए कि सन लग्न में है तो नेचुरली यू हैव ए रॉयल नेचर, उस टाइप का नेचर है आपका जो है। सन अगर 4th हाउस में होगा तो क्या होगा?
4th हाउस आपका थका हुआ घर सर, है, मदर है सर, Domestic. मदर है। डोमेस्टिक। घर है और राजा वहां रह रहा है, तो राजा का घर कैसा होना चाहिए? पैलेस। भव्य। बड़ा घर होगा, नौकर चाकर की सब फैसिलिटी होगी, बड़ा गाड़ी सब फैसिलिटी होगी उसमें जो है। भले ही आदमी के पास पैसा ना हो, बट सन अगर जिसका भी इस हाउस में होगा, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का कम से कम घर बहुत अच्छा होगा और घर में उसके सारी फैसिलिटी भी होंगी क्योंकि राजा रह रहा है वहां पर। ऐसे ही अगर राजा 10th हाउस में है तो ये आपका प्रोफेशन है, प्रोफेसर। तो प्रोफेशन आपका वैसे ही होगा, यू हैव वेरी स्टेटस ऑफ हाई अथॉरिटी अगर सन यहाँ पर है। तो अगर आप प्लैनेट का नेचर अगर ध्यान रखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि प्रेडिक्शन इज जस्ट ए कॉमन सेंस। अगर आप प्लैनेट के बारे में, साइन के बारे में, हाउसेस के बारे में अच्छी तरह अगर आपको नॉलेज है, देन प्रेडिक्शन बिकम्स वेरी इजी। तो ये तो मैंने सन का, मान लीजिए सैटर्न है यहाँ पर, तो क्या होगा 1st हाउस में? सर वो आदमी को थोड़ा हम सुस्त ज्यादा बनाएगा, करेंगे। लेजी बनाएगा सर। स्लो मेहनती होंगे सर वो। सर, स्लो होगा पुअर होगा, पुअर सर। होगा। ये पुअर क्यों होगा? वो तो सन की, सैटर्न की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और मैंने कहा कि सैटर्न इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स यू स्लो। स्टेटस। लाइफ में जितना भी स्टेटस मिलता है वो सैटर्न की वजह से मिलता है। स्टेटस अच्छा होगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा ना सैटर्न कैसा है। सर First यहाँ पे house- फर्स्ट हाउस में तो सैटर्न एक्सॉल्टेड हो जाएगा सर 7 नंबर। नहीं नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट लीव द साइन एक्चुअली। Anybody having Saturn in the 1st house, then how it is just different from the position of Sun in the 1st सर house? दिस फर्स्ट हाउस सैटर्न विल मेक अ पर्सन मोर डिसिप्लिन, काफी डिसिप्लिन में रहेगा और चाहेगा कि और लोग भी डिसिप्लिन में रहें। सर सैटर्न स्लो प्लैनेट है तो उसका हर काम स्लो हो जाएगा, डिलेड होगा। सर कर्म का कार्य क्या, तो कर्म करता रहेगा। देखिए सैटर्न एक नौकर है, इसे मैनुअल लेबर जो करता है, और सैटर्न इज द प्लैनेट व्हिच कैन गिव यू स्टेटस आल्सो। तो लग्न में शनि की पोजीशन ऐसी है कि व्हिच कैन मेक और मार ए पर्सन। आप एक कुली का भी देखेंगे तो सैटर्न उसका भी लग्न में होगा, एक प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे उसका भी सैटर्न लग्न में होगा। बट ओनली डिफरेंस इज कि एक केस में सैटर्न बहुत अच्छा है, एक केस में सैटर्न बहुत खराब है। और क्योंकि बिना सैटर्न के जब तक 10th हाउस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो आपको स्टेटस नहीं मिल सकता। तो जैसे भी जो बड़े लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हाई स्टेटस वाले हैं, उनका सैटर्न लग्न में या तो उच्च का होगा या वेल प्लेस्ड होगा और वहां से वो 10th हाउस को देखता भी है। बट सैटर्न, जैसे आपने ठीक कहा कि प्लैनेट ऑफ डिले, जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम, और सैटर्न इज ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। ऐसे लोगों को जिंदगी भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड दिस बिकम्स ए पार्ट ऑफ देयर नेचर। कि ऐसे लोग देखिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेंगे, पूरे घर की या पूरे जहां भी काम कर रहे होंगे, और मरते रहेंगे लेकिन वो मेहनत नहीं छोड़ते एक्चुअली। तो जितने भी, जिनका भी जो लग्न में शनि होता है, तो ऐसे लोग बहुत, उनको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि जिंदगी भर वो बोझ ढोते रहते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर शनि लग्न में है तो आपका शुरू से ही आप देखिए उसकी लाइफ जो है बहुत मेहनत करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि मिल जाता है उनको कुछ, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से जो है वो आगे बढ़ते हैं, और मेहनत जो है उनका लाइफ का पार्ट बन जाता है, और वो जिंदगी भर किसी पोजीशन में भी चले जाएं लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ते, या नहीं छोड़ना पड़ेगा उनको जो है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता हो, बहुत ही केयरलेस है, तो ऐसे आदमी से शादी करे जो शनि जिसका लग्न में हो। वो बेचारा अपने आप काम करता रहेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहेगा, सारी ड्यूटी बजाता रहेगा अपनी जो है। तो जो जिसका भी शनि लग्न में होता है, ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है थ्रू आउट द लाइफ एक्चुअली। तो जस्ट बाई, हाँ अगर प्रोफेशन हाउस में सैटर्न है तो भी यही होता है। हाँ, मेहनत बहुत करेगा वो, लेकिन सैटर्न मैंने कहा कि अगर वेल प्लेस्ड है तो स्टेटस देगा बहुत अच्छा। कोई भी
पॉलिटिक्स में अगर सक्सेसफुल होना है, ब्यूरोक्रेसी में सक्सेसफुल होना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होना है, तो सैटर्न हैज टू बी वेल प्लेस्ड। सैटर्न स्टेटस देता है और सन देता है अथॉरिटी। अब जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर जाते हैं, पुलिस कांस्टेबल आपकी गाड़ी को रोक लेता है, चालान कर देता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बंद भी कर सकता है वो, तो वो क्या हुआ? अथॉरिटी। लेकिन स्टेटस नहीं है। स्टेटस किसका है? अगर जो पुलिस कमिश्नर है या जो हाई पोजीशन में है पुलिस में, उसके पास दोनों है। तो एक सन से अथॉरिटी मिलती है, सन से, और स्टेटस मिलता है सैटर्न से। तो इसीलिए जो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में सक्सेसफुल होते हैं, या कोई भी लोग पूछता है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अनलेस एंड अनटिल बोथ सन एंड सैटर्न आर पावरफुल, यू कैन नॉट, पॉसिबल ही नहीं है वो, जो क्योंकि बिना उसके स्टेटस आपको नहीं मिलेगा, बिना सैटर्न अच्छे हुए आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। तो एनीवे हम लोग तो विपरीत राजयोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पहला जो कंडीशन थी कि प्लैनेट जो नीच का है और उसका साइन डिस्पोजिटर, मतलब जिस राशि में है उसका लॉर्ड। तो यहाँ पर जो अगर ये दोनों प्लैनेट लग्न से या मून से केंद्र में होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नीच भंग राजयोग बन गया। सन का नॉट ओनली डेबिलिटेशन गेट्स कैंसिल्ड, सन बिकम्स ए राजयोग कारक हियर। तो अब और देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की? मंगल नीच का है। हैं? सर मार्स नीच का हो गया यहाँ पे। मार्स नीच का है, वेरी गुड। और वीनस भी। वीनस भी नीच का है, सैटर्न और तो सैटर्न भी नीच का है। सैटर्न भी नीच का है। एंड तो सैटर्न। 3 प्लैनेट नीच के हैं, बट दिस पर्सन इज इन अ वेरी गुड पोजीशन इन अरेबियन कंट्रीज, एक्चुअली वेरी गुड पोजीशन। तब जिसके 3 प्लैनेट नीच के हों, तो उसको अच्छा पोजीशन कैसे मिल सकती है? नेचुरली अगर कोई भी हॉरोस्कोप देखेगा तो ये कहेगा यार तीनों प्लैनेट नीच के हैं, तो हॉरोस्कोप तो बेकार ही है। और मैंने कहा भी कि अगर बहुत प्लैनेट नीच के होते हैं तो उस व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, कभी भी जो है लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो लाइफ में बहुत एकदम से परेशानियां रहती हैं। तो यहाँ 3 प्लैनेट नीच के हैं। तो अगर हम वही कंडीशन अप्लाई करें जो अभी की हमने सैटर्न के लिए, तो क्या पोजीशन है? सर सैटर्न से मार्स केंद्र में है। या सैटर्न और उसका साइन डिस्पोजिटर मतलब मार्स, अगर ये दोनों प्लैनेट लग्न से या मून से केंद्र में होते हैं, दोनों को केंद्र में होना चाहिए, एक को नहीं, हाँ जी। सैटर्न और मार्स अगर लग्न से या मून से केंद्र में है, तो दोनों केंद्र में है। सर दोनों केंद्र में है। मार्स भी केंद्र में है और सैटर्न भी केंद्र में है लग्न से। तो यहाँ सैटर्न का नीच भंग हो गया पहली चीज। और जो लग रहा है कि सैटर्न या इसमें 10th हाउस में नीच का है, इट्स अ वेरी बैड पोजीशन, बट इट्स गिविंग हिम ए वेरी गुड पोजीशन, एक्चुअली वेरी गुड प्रोफेशनल पोजीशन, क्योंकि सैटर्न का नीच भंग हो गया। अब हम और भी देखते हैं और प्लैनेट का कैसे नीच भंग होगा, बट लेट अस सी द अदर कंडीशंस। और दूसरी कंडीशन क्या है? प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन। प्लैनेट इन डेबिलिटेशन and ruler of its exaltation sign, they are in the mutual केंद्र, म्यूचुअल क्वाड्रेंट। मतलब जो प्लैनेट नीच का है, जो प्लैनेट नीच का है वो प्लैनेट, और जो वो प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है, वो प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उसका लॉर्ड। 2 प्लैनेट हो गए, एक तो जो प्लैनेट नीच का है वो प्लैनेट खुद, और वो प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है
उसका लॉर्ड। तो अगर ये दोनों प्लैनेट म्यूचुअल केंद्र में होते हैं, म्यूचुअल क्वाड्रेंट में होते हैं, तभी भी जो है उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है, उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा इस हॉरोस्कोप में मार्स के ऊपर कंडीशन लगाइए, प्लैनेट इन डेबिलिटेशन मतलब मार्स, ठीक है, और मार्स जिस राशि में उच्च का होता है उसका लॉर्ड। तो मार्स किस राशि में उच्च का होता है? 10th मकर राशि, 10th कैप्रिकॉर्न, 10th साइन में। उसका लॉर्ड क्या है? सैटर्न। सैटर्न। तो ये कंडीशन है कि अगर मार्स और सैटर्न दोनों आपस में केंद्र में हो, ये नहीं कहा कि वो लग्न या मून से केंद्र में होने चाहिए, दे शुड बी इन द म्यूचुअल क्वाड्रेंट। यहाँ है, यहाँ एक दूसरे से 1 यहाँ 4 पर 7 है। 10 पोजीशन है इसका, मार्स और सैटर्न आपस में एक दूसरे से केंद्र में है। तो मंगल का भी नीच भंग हो गया, मंगल का भी नीच भंग हो गया। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि ये भी नीच का है, ये भी नीच का है, नीच के होने की बजाय जो है ये दोनों प्लैनेट राजयोग कारक बन गए। सी द डिफरेंस कि नॉर्मल कोर्स में अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो यही कहेंगे कि नीच के हैं, बेकार हॉरोस्कोप है, बट दोनों के दोनों जो है राजयोग कारक। म्यूचुअल क्वाड्रेंट क्या हुआ? म्यूचुअल क्वाड्रेंट मींस कि दे शुड बी इन 1 4 7 10 पोजीशन फ्रॉम ईच अदर, from each other, not from the ascendant or the moon, but they should be in 1 4 7 10 position from each other. जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि मंगल से शनि कितना है? 10। यहाँ से काउंट करेंगे तो इट इज 10th पोजीशन, और सैटर्न से मार्स काउंट करेंगे तो इट इज 4th पोजीशन। तो आपस में एक दूसरे से 1 4 7 10 पोजीशन होनी चाहिए, तब हम उसको कहते हैं कि these two planets are in the mutual quadrant, राइट? Yep. तो ये सेकंड कंडीशन हो गई नीच भंग होने की, कि जो नीच का प्लैनेट और वो प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उसका लॉर्ड, अगर दोनों के दोनों आपस में अगर केंद्र में होते हैं तो भी उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है और वो प्लैनेट राजयोग कारक बन जाता है। तो दोनों का डेफिनेशन में होना भी जरूरी है? हाँ जी, यहाँ पे मार्स का और सैटर्न है, दोनों का नीच का होना जरूरी है? नहीं, जब भी तो हम नीच भंग की बात करेंगे ना, नीच नहीं है तो फिर तो ये योग एप्लीकेबल ही नहीं है ना। हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्लैनेट जो नीच के होते हैं, हम लोग समझते हैं कि बेकार प्लैनेट है या वीक प्लैनेट है, but under such situations, under certain situations, not only the debilitation gets cancelled, this planet become the Raj Yog Karak. So this is applicable to only niche के planet, बाकी के planet के लिए तो applicable ही नहीं है। कि हम ये देख रहे हैं कि जो नीच का प्लैनेट है इसका अगर नीच भंग तो नहीं हो रहा, अगर सपोज कि यहाँ पे सैटर्न अगर उच्च का होता या तो नीच फिर तो नहीं मतलब ही नहीं है ना, then this is not applicable. This is applicable to only those planets who are in debilitation. गॉट इट सर। उन्हीं का तो नीच भंग होगा ना। तो ये सेकंड पोजीशन, सेकंड सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन क्या है? लेकिन सर यहाँ वीनस का नीच भंग नहीं हुआ बाय द वे। हाँ, अभी देखते हैं ना, अभी तो सभी कंडीशन हमने डिस्कस नहीं की। तो दिस इज द सेकंड सिचुएशन। थर्ड क्या है? साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट, साइन डिस्पोजिटर ऑफ debilitated planet, and sign dispositor of planets exaltation sign, they are in the mutual kendra। मतलब कोई भी planet का जो नीच का है उसका लॉर्ड, और वो planet जिस राशि में उच्च का होता है उसका लॉर्ड। जो planet नीच का है, अब उसके लॉर्ड की, पहले तुमने planet की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि जो नीच का planet है उसकी राशि का लॉर्ड, और वो प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का लॉर्ड। अगर दोनों के दोनों म्यूचुअल केंद्र में होते हैं, म्यूचुअल क्वाड्रेंट में होते हैं, तभी भी उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट एंड साइन डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन साइन, दे शुड बी इन द म्यूचुअल केंद्रास। जैसे हमने देखा अभी
इसी को अप्लाई करेंगे हम, या सैटर्न में अप्लाई करें इस कंडीशन को। तो ये कहा कि साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट, वो क्या हो गया? मार्स, मार्स हो गया। एंड साइन डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन साइन, और सैटर्न किस राशि में उच्च का होता है? तुला राशि में। तुला राशि। उसका लॉर्ड क्या होगा? वीनस। हाँ जी। तो अगर मार्स और वीनस अगर आपस में केंद्र में होंगे तो नीच भंग होगा, बट यहाँ आपस में केंद्र में नहीं है मार्स और वीनस, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं है, वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। हाँ जी। यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि साइन डिस्पोजिटर ऑफ दिस इज वीनस और साइन डिस्पोजिटर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, और सन एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? एरीज में, एक नंबर राशि में, एक नंबर राशि में। तो अगर वीनस और मार्स यहाँ भी अगर केंद्र में होते तो ये कंडीशन अप्लाई होती, बट ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं है। तो कुछ केसेस में जब हम देखेंगे कि ये कंडीशन अप्लाई होती है कि उस राशि का लॉर्ड जो प्लैनेट नीच का है और उसके एक्सॉल्टेशन साइन का लॉर्ड अगर दोनों केंद्र में होते हैं आपस में, तभी भी जो है वो नीच भंग राजयोग बनता है। We will see in other cases, but इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा है। और जो लास्ट कंडीशन है नीच भंग राजयोग की, planet in debilitation is aspected by the sign dispositor. Planet in debilitation is aspected by the sign dispositor. कि कोई भी प्लैनेट अगर नीच का है और उसको उस राशि का लॉर्ड अगर उसके साथ एसोसिएटेड है, आस्पेक्ट मतलब या तो साथ भी हो सकता है या उसको आस्पेक्ट भी कर सकता है, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां देखें, प्लैनेट इन डेबिलिटेशन इज सन और साइन डिस्पोजिटर क्या है इसका? वीनस। तो दोनों इकट्ठे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि सन जो है इस कंडीशन से भी इसका नीच भंग हो रहा है, पहली कंडीशन से भी हो रहा था और इस कंडीशन से भी नीच भंग भी हो रहा है। तो इन एनी केस सन बिकम्स राजयोग कारक प्लैनेट, क्योंकि उसका नीच भंग हो जाता है। ये चार कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो, और ये चार कंडीशंस हैं बेसिकली व्हिच हैव बीन रेफर्ड इन आवर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। लेकिन आजकल जो कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं वो मानते हैं, और शायद कुछ हद तक सही भी है, कि दो कंडीशंस और भी हैं जिसकी वजह से प्लैनेट का नीच भंग हो सकता है। पहली कंडीशन तो यह है कि किसी भी अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी बैठा हुआ है। तो मान लो कोई हम कहें कि सन जो है नीच का है 7 नंबर राशि में और सैटर्न 7 नंबर राशि में उच्च का होता है, तो अगर सन और सैटर्न इकट्ठे बैठे हुए हैं तभी भी सन का नीच भंग हो जाएगा। या हम कहें कि मंगल जो है नीच का है 4 नंबर राशि में और जुपिटर 4 नंबर राशि में उच्च का होता है, तो अगर मंगल और जुपिटर 4 नंबर में इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उसका भी नीच भंग हो जाएगा, उसका भी नीच भंग हो जाएगा। या जैसे ये जो चौथी कंडीशन थी, आजकल आप देख रहे हैं कि मून ट्रांजिट में, गोचर में जो सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे हैं 10 नंबर राशि में, सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे हैं 10 नंबर राशि में, और 10 नंबर राशि में जुपिटर नीच का होता है। यस सर। जुपिटर नीच का होता है, बट इट इज विद द साइन डिस्पोजिटर, साइन डिस्पोजिटर उसका सैटर्न है, तो दोनों साथ में है, तो इसलिए जुपिटर का नीच भंग हो जाता है ट्रांजिट में जो है। तो यहाँ पर था कि कोई भी अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ, या हम डेबिलिटेटेड प्लैनेट की बात कर रहे हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ
जो प्लैनेट उच्च का होता है किसी उस राशि में, वो अगर साथ में बैठा हुआ है तभी भी उस प्लैनेट का डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। और लास्ट में कहा कि अगर दो डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट हो, दो डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि अभी आपने देखा कि सन जो है नीच का है 7 नंबर में, ठीक है, और 1 नंबर राशि में नीच का कौन सा प्लैनेट होता है? सैटर्न। तो सन अगर फर्स्ट हाउस में नीच का बैठा हुआ है और सैटर्न जो है वो नीच का होकर 7th राशि में बैठा हुआ है, तो दोनों डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट है, तभी भी कहते हैं कि वो इन प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें हमेशा देखनी पड़ेंगी विदाउट मेकिंग एनी प्रेडिक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शंस में इसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये नीच भंग वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हम प्रेडिक्शन बिल्कुल ही जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि बहुत केसेस में जैसे आप देख रहे हैं कि प्लैनेट नीच का होते हुए भी राजयोग कारक बन जाता है, इट बिकम्स बेटर देन द एक्सॉल्टेड प्लैनेट। और इसमें ये जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हॉरोस्कोप है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मून नीच का है, मून जो है नीच का है। एंड कैन यू इमेजिन कि मून नीच का हो सकता है मोदी साहब का? नहीं सर। नॉर्मल केस में तो आप कहेंगे मून नीच का है, मून इज इन अ बैड पोजीशन एक्चुअली, बट यहाँ नीच भंग कैसे हो रहा है? सर मार्स का साथ है। सर मार्स इज सिटिंग, मार्स है, मार्स इज देयर बिकॉज साइन डिस्पोजिटर साथ में बैठा हुआ है, तो मून का नीच भंग हो गया, मून का नीच भंग हो गया। और नीच भंग ही नहीं हुआ, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मार्स, मून और मार्स की युति है यहाँ पर, और चंद्र मंगल योग। हाँ, चंद्र मंगल योग बन गया। और चंद्र मंगल योग क्या है? लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग है। क्यों है लक्ष्मी योग? क्योंकि चंद्र मंगल जो है एनर्जी देता है माइंड को। या बिकॉज मून है हमारा माइंड एंड मार्स गिव्स द एनर्जी टू द माइंड, सो योर माइंड गेट्स एक्टिवेटेड। और जब माइंड आपका एक्टिवेट होगा तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, इस माइंड का यूटिलाइज करोगे, और जब आप माइंड का यूटिलाइजेशन होगा तो यू डेवलप सम स्किल विच इज अनपैरेलल। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी कोई स्किल डेवलप हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी खूबी आपके अंदर आ जाती है जो और लोगों में नहीं होती। और जब ऐसी कोई स्किल है आपके अंदर तो पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती कभी भी जो है। तो इसीलिए इसको कहा लक्ष्मी योग, इसीलिए इसको लक्ष्मी योग कहा कि जब आपके अंदर ऐसी कोई खासियत है, आपके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी या स्किल है जो और लोगों में नहीं है, तो पैसे की कमी हो नहीं सकती। लेकिन कुछ बुक्स में खासतौर से जो बृहत जातक है उसमें कहा कि इससे खराब योग नहीं है कोई भी, और जिनके भी ये योग होता है those people can go to any level as far as morality is concerned। तो उसमें ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सर मार्स जो है इम्पल्सिव ग्रह है, तो मून जो है माइंड है, वो को स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर वो राहु पड़ जाएगा उसका साथ में सर किसी को स्टॉपिंग भी कर देंगे, क्योंकि इम्पल्सिव ग्रह है और वो माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा। हाँ, अगर मून और मार्स एफ्लिक्टेड हैं आपके हॉरोस्कोप में, मैलिफिक हैं, तो माइंड तो एक्टिवेट होगा, बट माइंड एक्टिवेट क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव भी अगर होगा तो आप उल्टे सीधे काम करेंगे, जैसे ये सब होते ही आजकल हैकर्स वकर्स वगैरह जो भी हैं, दे आल्सो हैव अ वेरी गुड माइंड एक्चुअली, लेकिन उनका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। लेकिन दोनों ही केस में लक्ष्मी योग बनेगा, ऐसे लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। आई थिंक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग, सो कैन यू जस्ट म्यूट योर ऑडियोस। हाँ, तो लक्ष्मी योग दोनों केस में बनेगा, मून कैसा भी हो, मार्स कैसा भी हो। एक पॉजिटिव योग भी हो सकता है, नेगेटिव योग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मून और मार्स मैलिफिक है या बेनिफिक है। तो यहाँ पर मून नीच होते हुए भी, बट इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ नीच भंग राजयोग, तो मून बिकम्स वेरी पावरफुल हियर एक्चुअली, और राजयोग कारक बन जाता है, और साथ में मून और मार्स का एसोसिएशन भी है।
और वैसे भी जो लोग ऑडिटर बनते हैं, जो पब्लिक स्पीकर अच्छे होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए टू बी ए गुड पब्लिक स्पीकर? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? सर मरकरी चाहिए, मून भी चाहिए। Mercury should be very strong because Mercury is a planet of communication. यस सर। तो जब तक Mercury strong नहीं होगा, you cannot be good in communication, you cannot excel in communication. पहली चीज। और क्या चाहिए ऑडिटरशिप के लिए? खाली अगर तो मार्स स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, you should have a confidence also. The main thing is the confidence. कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। तो जिन लोगों का मार्स और मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है, तो दे कैन बिकम ए वेरी गुड ऑडिटर आल्सो, मार्स एंड मरकरी। और यहाँ पर मरकरी देख ही रहे हैं आप, उच्च का है। उच्च का है। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्स? उच्च की अपने घर में, अपने घर में सर, मरकरी में अपने घर में, अपनी राशि में है। और कौन सा योग बनता है ये? चंद्रमंगल योग। नहीं, वो मार्स की वजह से रोचक महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और देखिए कि 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में है। मार्स जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 6th हाउस का लॉर्ड इन द लग्न, सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? कोई शत्रु नहीं होगा, नो एनिमी, विक्ट्री ओवर एनिमीज। हाँ, वही लग्न इज 8th from 8th। हाँ, लग्न इज 8th from 6th house। 8th from 6th house। 8th from 6th house, so it damages the signification of the 6th house। तो 6th house के जितने भी आपके जो अपोनेंट्स होते हैं, डिसीज, डेथ्स एंड एवरीथिंग एक्चुअली वो खत्म हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो ये अपने आप में हम लोग सोचते हैं कि छठे घर का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ शायद बहुत खराब कर रहा होगा, लग्न को बहुत बीमारी दे रहा होगा। ये माइंडसेट हमारा यही है कि 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठ गया तो बहुत खराब पोजीशन हो गई। बट आई कैन टेल यू देयर कैन नॉट बी अ बेटर राजयोग देन दिस, कि आपके जो अपोनेंट हैं वो सब खत्म हो जाए। और यही चाहिए आपको लाइफ में, कोई आपका बिगाड़ ना पाए कोई भी। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठता है। हम लोग खराब समझते हैं कि बीमारियां देगा, बीमारी देता नहीं, बीमारी खत्म करता है एक्चुअली, क्योंकि वो अपने से 8th पोजीशन में चला जाता है। 8th इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, तो उसको खत्म करता है पूरा का पूरा जो है। यहाँ देखिए कि कौन कौन से प्लैनेट नीच के हैं। चंद्रमा नीच का, दूसरा वाला मरकरी नीच का है। मरकरी नीच का है सर। सैटर्न और शनि नीच का। शनि नीच का है। तो मरकरी का डेबिलिटेशन कैसे कैंसिल हो रहा है? जुपिटर साथ है। तो क्या हुआ? मरकरी का मरकरी जन 5th हाउस में सन है। सर मरकरी का जुपिटर इसलिए कैंसिल हो रहा है ना सर, क्योंकि वो गुरु साथ में बैठा है, राशि लॉर्ड बैठा है ना सर। हाँ, तो हम यही कहेंगे राशि लॉर्ड नहीं, कि जो उसके डेबिलिटेशन साइन का लॉर्ड है और जो प्लैनेट खुद का है, दोनों म्यूचुअल केंद्र में है। जो डेबिलिटेशन साइन का लॉर्ड है और जो उसका एक्सॉल्टेशन साइन का लॉर्ड है मरकरी है। मरकरी एंड जुपिटर, मरकरी जो है उच्च का 6 नंबर में होता है, नीच का 12 नंबर में होता है। तो इन दोनों साइन के लॉर्ड जुपिटर और मरकरी आपस में केंद्र में है, तो इसलिए मरकरी का जो है नीच भंग हो गया। अब अगर हम शनि की बात करें तो सेम सिचुएशन है वहां भी। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि जो उसका रूलर ऑफ एक्सॉल्टेशंस, हाँ, वो उसमें जो है वो, तो ये नीच भंग हो गया दोनों का। अब ये किसी राजा का हॉरोस्कोप है और इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से प्लैनेट नीच के हैं। सन मून। सन और मून, और सन और मून अगर नीच के होंगे तो कोई आदमी राजा कैसे बन सकता है? इम्पॉसिबल। हमने तो ये कहा कि अगर सन मून अगर वीक होते हैं तो कोई राजयोग भी ऑपरेट नहीं होता, बिकॉज दे आर द रियल रॉयल प्लैनेट्स। तो लेकिन मून का तो नीच भंग हो गया है। कैसे? मार्स देख रहे हैं ना अपनी 4th दृष्टि से।
सर देयर इज एक्सचेंज ऑफ हाउस, फोर्थ हाउस में मून सन का घर में, सन मून के घर में। हाँ देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा साइन डिस्पोजिटर एस्पेक्ट, वो भी हो गया, या हम कहें कि केंद्र में भी है इसका एक्सोल्टेशन साइन और डेबिलिटेशन साइन के लॉर्ड दोनों म्यूचुअल केंद्र में है, वीनस और मार्स, तो उस तरह से भी नीच का भंग हो गया मून का। सन का कैसे हुआ? सर देयर इज एक्सचेंज ऑफ हाउस, सन एंड मून, तो इसलिए इसका जो लॉर्ड है वीनस है और इसका एक्सोल्टेशन साइन का लॉर्ड मार्स है, तो वीनस एंड मार्स अगेन इन द म्यूचुअल केंद्र, तो इसलिए जो है इसका भी नीच भंग हो गया। तो दोनों के दोनों राजयोग कारक बन गए, दे बिकम बेटर देन ये लास्ट वाला प्लीज रिपीट करेंगे, लास्ट वाला। हाँ जी, सन मरकरी का, वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सन का हाँ जी। मतलब ये था कि इसका लॉर्ड, इस राशि का लॉर्ड हाँ, वीनस, वीनस, और उस राशि का लॉर्ड जहां पर ये प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है। मतलब एक्सचेंज हो गया। नहीं, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज की हम बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि मून सन का डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सन एक्सचेंज से नहीं होगा, सन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ ए किंग एक्चुअली। तो सन का नीचभंग होना ही होना है यहाँ पर। तो इसके जो साइन का लॉर्ड वीनस है और सन जो है एक नंबर राशि में एक्सॉल्टेड होता है, तो उसका लॉर्ड है मार्स। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर उसका साइन का लॉर्ड और उसके जो एक्सॉल्टेशन साइन का लॉर्ड अगर दोनों म्यूचुअल केंद्र में होते हैं तो नीचभंग हो जाता है। तो यहाँ वीनस और मार्स जो है दोनों के दोनों आपस में केंद्र में है, तो इसलिए सन का भी डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, मून का भी डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, और दोनों के दोनों प्लैनेट जो है वो राजयोग कारक बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसको हमें जो नीच भंग राज है, वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि जब कोई भी प्लैनेट किसी भी हॉरोस्कोप में नीच का होता है, जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन, यू हैव टू सी कि कोई ऐसा योग तो नहीं है जिसकी वजह से ये नीच भंग हो रहा हो। और नीच भंग में जैसे आपने देखा कि वो प्लैनेट राजयोग कारक बन जाता है, इट बिकम्स बेटर देन द एक्सॉल्टेड प्लैनेट। तो इसलिए ये सारी कंडीशन लगाकर पहले देखिए कि ऐसा कोई नीच भंग तो नहीं हो रहा। अगर नीच भंग हो रहा है तो then naturally the complexion of the horoscope will completely change, तो वो हमें ध्यान में रखना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योगा, और लोग हम जनरली भूल जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं बिना देखे हुए कि ऐसा है या नहीं है। अब एक योग और होता है जिसको हम सकट योग कहते हैं। सकट योग, सकट का मतलब क्या होता है? सर बैलगाड़ी। हाँ जी सर बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, वेरी गुड, बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी में बैठ के आप कैसा फील करते हैं? सर बहुत मजा आता है। अप्स एंड डाउन्स, आपको बहुत धक्के लगते हैं। तो वही चीज इसका रिजल्ट है सकट योग का। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, स्टेबिलिटी इज लैकिंग इन द लाइफ, लाइफ इज टोटली अनस्टेबल। तो ये योग बहुत एक नेगेटिव योग माना गया। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए पॉजिटिव योग डिस्कस किए, लेकिन ये योग को बहुत नेगेटिव योग मानते हैं। और नॉर्थ इंडिया में फिर भी हम इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन साउथ इंडिया में दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस योग। वो कहते हैं कि अगर ये योग है किसी के हॉरोस्कोप में तो कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, कितने भी राजयोग क्यों ना हो, सब बेकार है। इट नलिफाइज ऑल अदर पॉजिटिव योगाज इन द हॉरोस्कोप, इट इज सो बैड एक्चुअली। तो कई बार ऐसा होता है कि सकट योग होता है कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में और हम लोग नहीं देखते उसको जो है, और उसकी वजह से इतने राजयोग होते हुए भी कुछ नहीं मिलता उस व्यक्ति को, क्योंकि सकट योग का जो इफेक्ट है बिल्कुल वही है जैसे कि बैलगाड़ी में बैठ के आप फील करते हैं, तो वही आपकी लाइफ बन जाती है। और सकट योग क्या है कि अगर सिंपल है, मून और जुपिटर आपस में अगर 6-8 पोजीशन में होते हैं, मून और जुपिटर दो प्लैनेट अगर आपस में 6-8 पोजीशन में होते हैं तो ये सकट योग बनता है। मून और जुपिटर अगर आपस में
6 8 पोजीशन में है। जैसे कोई भी अगर हम हॉरोस्कोप देखें, मून, जुपिटर, थर्ड में, यहाँ देख रहे हैं मून और जुपिटर की क्या पोजीशन है आपस में? सर 8 सर 6 8 है जी, सर सर 6 8 सर 6 6 8 है, क्योंकि अगर आप मून से जुपिटर काउंट करेंगे तो 7 और 8 हो गया, और जुपिटर से मून काउंट करेंगे तो 6 आएगा। तो जब भी मून और जुपिटर आपस में 6 8 पोजीशन में होते हैं तो ये योग बनता है सकट योग, जो कि नेगेटिव योग है, एंड इट नलिफाइज ऑल अदर पॉजिटिव योगास इन द हॉरोस्कोप। बट इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं which nullify this yoga actually. Sorry. तो पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक कॉम्बिनेशन है कि जिसकी वजह से योग नलिफाई हो जाता है, कि अगर मून या जुपिटर इन दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट, मून या जुपिटर दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर लग्न से केंद्र में है, लग्न से केंद्र में है, अगर दोनों में से एक भी प्लैनेट अगर लग्न से केंद्र में होता है, तब हम कहते हैं कि ये जो योग है वो नलिफाई हो जाता है, इसके फिर नेगेटिव जो इफेक्ट होते हैं वो नहीं मिलते आपको। जैसे आपने देखा अभी इस हॉरोस्कोप में यहां देखिए मून केंद्र में है, मून जो है लग्न से केंद्र में है, तो अगर दोनों में से एक भी प्लैनेट अगर लग्न से केंद्र में होता है तो ये जो योग है वो नलिफाई हो जाता है, या इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर क्योंकि मून केंद्र में है तो इसलिए ये योग जो है वो नलिफाई हो गया। तो कभी भी आप देखते हैं कि अगर मून और जुपिटर आपस में अगर 6 8 पोजीशन होती है तो ध्यान रखिए कि इट्स ए वेरी नेगेटिव योग। उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत इनस्टेबिलिटी होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट अगर दोनों में से एक भी प्लैनेट अगर लग्न से केंद्र में है तो फिर ये योग नलिफाई हो जाता है। और भी कुछ सिचुएशन है जिसमें ये योग नलिफाई होता है। मून इज एक्सॉल्टेड या इन इट्स ओन साइन और पॉजिटेड इन द साइन ऑफ जुपिटर। अगर 6 8 पोजीशन है और दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मून या तो उच्च का है या अपनी राशि का है या जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, मतलब 9 या 12 राशि में बैठा हुआ है, तभी भी जो है ये कहते हैं कि योग नलिफाई हो जाता है, कि अगर मून बहुत स्ट्रांग है। तीसरा है कि मून इज एस्पेक्टेड बाय मार्स, मून के ऊपर अगर मार्स का एस्पेक्ट हो। और फिर कहा कि राहु इज इन कंजंक्शन विद द मून और एस्पेक्टिंग जुपिटर, या तो राहु मून के साथ हो या राहु जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा हो, या आपका बर्थ ही फुल मून के टाइम हुआ हो, पूर्णिमा के टाइम जब मून बहुत स्ट्रांग होता है, तो भी फिर ये योग नलिफाई हो जाता है। या जुपिटर गेनिंग स्ट्रेंथ ओवर मून इन षटबला, षटबल जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं प्लैनेट की, उसमें जो जुपिटर की स्ट्रेंथ है वो मून से ज्यादा हो। या ये कहा कि मून जो है सेकंड हाउस में, धन भाव जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अपनी राशि में बैठा हुआ है। मून सेकंड हाउस में अपनी राशि में, मतलब 4 नंबर राशि में प्लेस्ड है, तो भी जो है ये नेगेटिव इसका जो इफेक्ट होता है वो नलिफाई हो जाता है, या ये योग जो है वो नलिफाई हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव योग है और बहुत बार हम देखते हैं कि ये योग प्रेजेंट होता है।
और उसकी वजह से जितने भी जो राजयोग होते हैं या जो अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं उस हॉरोस्कोप में उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते। वो इसीलिए नहीं मिलते कि ये योग जो है वो नहीं करने देता। तो सकट योगा का भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है और कई बार देखा मैंने लोगों को पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में कि सकट योग होता है तो वो तो फेंक देते हैं हॉरोस्कोप, बेकार हॉरोस्कोप है एक्चुअली, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है लाइफ में ऐसे लोगों को। सर, हाँ जी सर एक आई सॉ समबडी से हॉरोस्कोप, तो सर राहु, मून और जुपिटर एक ही घर में है, फर्स्ट हाउस में, तो क्या होगा पर्सनैलिटी? हाँ, उसमें यही कहा कि अगर राहु मून के साथ है या जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है तो उस, अगर एक बताइए मुझे, जब इकट्ठा होगा तो 6-8 पोजीशन कहाँ होगी उसकी? फिर तो गज केसरी योग बन गया, मून और जुपिटर इकट्ठे हैं तो इकट्ठे होने से। सर राहु सन अगर जुपिटर होगा तो? हाँ जी, सर अगर राहु सन और जुपिटर, राहु सन और जुपिटर, हाँ तो नेचुरली फिर नहीं होगा क्योंकि राहु जो है जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, वही कंडीशन बताई इसमें जो है, तो उसमें फिर वो नलिफाई हो जाएगा। ऐसे ही एक नेगेटिव योग दूसरा है जिसको हम राजभंग योग कहते हैं। राजभंग योग तो ये सिमिलर है, जैसे कि आपके जितने भी योग होते हैं उन सबको नलिफाई कर देता है। जितने भी राजयोग आपके हॉरोस्कोप में हैं वो नीच भंग की जगह राजभंग है। तो जितने भी जो पॉजिटिव योग हैं उनको नलिफाई कर देता है। तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव योगा। और कई लोगों का देखा मैंने कि ये योग बना हुआ है जो कि बहुत, आप देखेंगे बहुत सिंपल योग है, और उसकी वजह से भी लोगों को जो पोजीशन एक्सपेक्टेड होती है दूसरे प्लैनेट से वो नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली हम इसको, क्योंकि राजभंग की हम बात कर रहे हैं तो नेचुरली बेसिकली रिलेटेड विद द प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल लाइफ उस व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं होती ऐसे लोगों की जो है। तो इसमें कहते हैं कि सिंपल योग है कि लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट विद लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस, केंद्र का लॉर्ड और त्रिक हाउस का लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड और त्रिक हाउस का लॉर्ड दोनों इकट्ठे ही अगर त्रिक हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्र का लॉर्ड और त्रिक हाउस का लॉर्ड दोनों इकट्ठे अगर त्रिक हाउस में प्लेस्ड हैं, केंद्र का लॉर्ड और त्रिक हाउस का लॉर्ड दोनों अगर केंद्र में प्लेस्ड हैं, आई डोंट नो, केंद्र में प्लेस्ड है, केंद्र में तो मून ही है, इसमें नहीं है। केंद्र का मतलब इनमें से किसी भी हाउस का लॉर्ड और त्रिक हाउस का लॉर्ड दोनों अगर केंद्र में प्लेस्ड हैं। इसमें भी नहीं है। मतलब यही है कि इसमें से किसी भी हाउस का लॉर्ड और इसमें से किसी हाउस का लॉर्ड, एक केंद्र का लॉर्ड होना चाहिए और एक त्रिक हाउस का लॉर्ड होना चाहिए। दोनों इकट्ठे अगर त्रिक हाउस में ही प्लेस्ड हैं, त्रिक हाउस में ही प्लेस्ड हैं, तब ये योग जो है वो बनेगा। दोनों प्लैनेट दोनों डिफरेंट त्रिक हाउस में भी हो सकते हैं या एक में भी है? हाँ जी, अगर दोनों प्लैनेट तीनों त्रिक हाउस में से किसी भी हाउस में है तो होगा? नहीं, त्रिक हाउस में होना चाहिए जब भी बनेगा। त्रिक हाउस में होना चाहिए, बट एक प्लैनेट 6 में हो सकता है, दूसरा प्लैनेट 8 में हो सकता है। नहीं, इकट्ठा। एक They should be together. They should be together in the त्रिक हाउस।
Okay. मैं ट्राइंग टू सी एनी हॉरोस्कोप इसमें। इसमें नहीं है किसी में भी, बट हमें यही देखना है कि इसमें से किसी हाउस का लॉर्ड और एक त्रिक हाउस का लॉर्ड दोनों इकट्ठे एक ही त्रिक हाउस में प्लेस्ड हो। तो आप कहते हैं कि राज भंग है, इसका मतलब जो भी एक पॉजिटिव योगास हैं आपके हॉरोस्कोप में वो सब बेकार हो जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोफेशन एक्चुअली। तो ये है इसमें जो है। और इसके अलावा ये दो नेगेटिव योग की हमने बात की, और दो योग मैं और डिस्कस करूंगा आपसे। एक शक्ति योग होता है और एक होता है कालसर्प योग। आपने सुना भी होगा कालसर्प योग का नाम तो, बट शक्ति योग का शायद नाम नहीं सुना होगा। कि शक्ति योग मीन्स यू गेट एनॉर्मस पावर, कि कुछ सिचुएशन में हम मून राहु को बहुत खराब समझते हैं। मून और राहु का जो एसोसिएशन है उसको खराब समझा जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये जो मून राहु का एसोसिएशन होता है, इट लीड्स टू द शक्ति योग। इट मीन्स यू गेट एनॉर्मस पावर, एंड एनॉर्मस पावर दोनों तरह से हो सकती है, फॉर डिस्ट्रक्शन और फॉर कंस्ट्रक्शन आल्सो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो लोग बहुत पावरफुल होते हैं जैसे हिटलर वगैरह, या और भी जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो उन लोगों के ये शक्ति योग होता है, और शक्ति योग होने की वजह से यू गेट एनॉर्मस पावर। तो उसको भी करेंगे। और एक कालसर्प योग होता है, जब सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के एक तरफ होते हैं, तो वो भी देखेंगे कि कालसर्प योग कैसे होता है और उसके जो है क्या रिजल्ट्स होते हैं। क्योंकि कालसर्प योग के बारे में भी बहुत हमारे जो मिसकंसेप्शन है, और मैं तो देखता हूँ आजकल की कुछ लोग कालसर्प योग के उपाय में एक्सपर्ट हैं। आप उनके पास जाइए तो आपको हर केस में कालसर्प योग बता ही देंगे आपको जो है। कोई कहेंगे आंशिक है, पूरा है, और जो लाइफ की सारी प्रॉब्लम हो रही है वो कालसर्प योग की वजह से हो रही है। जबकि फैक्ट ये है कि लाइफ इस कालसर्प योग का आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें कोई लेना देना नहीं होता एक्चुअली। और इसके रिजल्ट जो है बिल्कुल ही अलग तरीके से होते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि आपको नासिक ले जाएंगे या गढ़गंगा ले जाएंगे और कालसर्प योग के उपाय कराते रहेंगे, और नेचुरली उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कालसर्प योग का इट इज नो कंसर्न इन डे टू डे लाइफ एक्चुअली। ये वैसा ही है जैसे कि अब शादी के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि मांगलिक दोष था, हमने तो पहले ही बता दिया था, तो मांगलिक दोष की वजह से प्रॉब्लम है, जबकि मांगलिक दोष का कोई रिलेशन नहीं होता उससे। तो उसी टाइप से लोग कालसर्प योग के बारे में सोचते हैं कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है शायद कालसर्प योग की वजह से आ रही है, लेकिन कालसर्प योग का जो है वो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तीन योग हम लोग, दो योग ये अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में जो है। So in the meantime, I think in case you have any questions, we can take those questions also. दीपक जी बताइए। सर अभी क्वेश्चन कोई नहीं है। अच्छा। कल और आज का थोड़ा रिवीजन कर लें। नहीं, जरूरी नहीं है कि इसी से कनेक्टेड हो, कोई भी किसी भी। हाँ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन त्रिक हाउस एंड त्रिकजय हाउस? मैं समझ नहीं पाया अभी तक। अच्छा चलिए उसको समझा देते हैं। त्रिक हाउस क्या है? They are 6, 8, 12 from Lagna. Yes sir. 6, 8, 12 from लग्न एक्चुअली। और ये कहते हैं कि इस लग्न के लिए they govern the negative significations. इस लग्न के लिए हमारे लिए जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हमारे होते हैं उनको गवर्न करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि जो केंद्र हाउसेस हैं 1, 4, 7, 10, केंद्र जो हाउसेस हैं 1, 4, 7, 10, उनका क्या रोल है? इनका क्या रोल होता है? जी सस्टेनर है, विष्णु पे है। हाँ, इनको हमने विष्णु स्थान कहा। तो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनका रोल होता है।
और जो हमारी लाइफ की जो हम कहते हैं बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो बेसिक नीड जो हमें लाइफ में रहने के लिए है वो हमारे इन हाउसेस से मिलती है, और केंद्र हाउसेस को इसीलिए हम विष्णु स्थान कहते हैं। और जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है आगे जब हम बढ़ते हैं, वो ट्राइन हाउस की वजह से आती है, त्रिकोण हाउस की वजह से जो है। और अगर हमारे केंद्र हाउस स्ट्रांग है तो हमें जो सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जब भी आएगी जब त्रिकोण हाउस स्ट्रांग हो हमारे अंदर। 159 अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट हाउस से तो हमने कह दिया 6, 8, 12 वो हमारे लिए खराब है, बट उन्होंने कहा कि दूसरे केंद्रों से भी तो देखो आप 6, 8, 12 वो उन केंद्रों के लिए खराब होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर 4, 7 और 10th हाउस से भी 6, 8, 12 हाउसेस देखे गए। अगर मान लीजिए कि हम 4th हाउस से देखते हैं 6, 8, 12, तो कौन कौन से हाउस आएंगे? 6 तो यही हो, 6 कौन सा हुआ? ये वाला 9th हाउस, बट ये तो ऑलरेडी त्रिकोण स्थान है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, दिस कैन नॉट बी बैड हाउस। इससे 8 कौन सा हुआ? 11th हाउस। 11th हाउस को हमने त्रिसडाई हाउस कह दिया। इससे 12th कौन सा हुआ? 3rd हाउस। थर्ड हाउस को भी हमने त्रिसडाई हाउस कहा। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 हाउस 3rd और 11th हाउस जो है दे बिकम नेगेटिव हाउस फॉर दिस हाउस, 4th हाउस। अब हम 7th हाउस से देखें 6, 8, 12 तो कौन से होंगे? 7th का 12th, 2nd and 4th। ये यहाँ से 7th हो गया, सॉरी 6th हो गया। 8th ये है, ये हमने ऑलरेडी इसको मारा के स्थान मान ही रखा है, ये तो खराब है। और इससे 12 कौन सा हुआ? ये वाला। तो अगेन ये 6th और 11th हाउस यहाँ से हो गए। अगर हम 10th हाउस से देखें 6, 8, 12 तो कौन से होंगे? इससे 6 कौन सा हुआ? 3rd हाउस। इससे 8th कौन सा हुआ? 5th हाउस। ये त्रिकोण स्थान है, इसको खराब नहीं कर सकते हम। इससे 12th 9th हाउस है, ये त्रिकोण स्थान है, दिस कैन नॉट बी अ बैड हाउस। तो अगर हम तीनों से जब हमने 6, 8, 12 देखे तो वी रीच टू द कंक्लूजन कि 3 हाउसेस हैं 3, 6, 11 वो नेगेटिव है, बिकॉज फॉर दीज क्वाड्रेंट्स, इन केंद्रों के लिए नेगेटिव है। मतलब इसके लिए बेसिकली ये वाला और ये वाला नेगेटिव हो गया, इसके लिए ये खाली नेगेटिव हुआ, और इसके लिए 3rd हाउस नेगेटिव हुआ। तो ये इन केंद्रों के लिए नेगेटिव है, इसलिए हम इनको त्रिसडाई हाउस कहते हैं कि दूसरे केंद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। सर लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे 6th हाउस है वो त्रिक हाउस भी है, वो त्रिसडाई भी है, और वो उपाच्य स्थान में भी आता है सर, और भी बहुत कुछ है। पहला तो त्रिक हाउस है। जी सर। तो हमने कहा कि हमारे जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, जो भी हमारे अपोनेंट्स हैं जी, उनको गवर्न करता है। यस। बीमारी है, शत्रु है, ऋण है, लिटिगेशन है, जो भी मतलब हमारे जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको गवर्न करता है। 1 मिनट इसका। हाँ सॉरी, बैटरी डाउन हो रही थी इसकी। हाँ अब बोलिए। ये एक तो त्रिक हाउस हो गया, यस, कि हमारे जो नेगेटिव जो अपोनेंट है हमारे उनको रूल करता है। दूसरा आपने कहा उपाच्य स्थान।
उपाच्य का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ ग्रोथ। जी यहाँ पर बैठ के कोई भी प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देता। इसमें 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर है उसके रिजल्ट खराब नहीं होंगे। जैसे जुपिटर भी हो, वीनस भी हो, सन हो, मून हो, कोई भी प्लैनेट है, वो त्रिक हाउस सब उपाच्य स्थान में बैठते हैं तो उनके रिजल्ट खराब नहीं होते। फिर हमने कहा त्रिष्टाय हाउस है। त्रिष्टाय हाउस किसका है? इसका, इससे 12th है, तो मैरिज के लिए खराब हाउस है, मैरिज के लिए खराब हाउस है। और उससे बड़ी चीज क्या है कि दिस इज 9th फ्रॉम 10th एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस। 9th फ्रॉम 10th हाउस, तो इसका क्या मतलब हुआ? 9th from प्रोफेशन में भाग्य। सर प्रोफेशन में भाग्य। प्रोफेशन में भाग्य। जब तक 6th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप प्रोफेशन में हाई पोजीशन आपको मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। 6th house becomes so important for profession because this is the fortune in the profession, this is the luck in the profession, ठीक है। और मैंने कहा कि it is 10th from the 9th house, what does it mean? सर भाग्य का प्रोफेशन, भाग्य का में कर्म, मतलब जो आप जो रिसोर्सेज लगाते हैं, मतलब कोई भी जो आप एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी चीज में, उसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगी। अब कुछ लोग देखते हैं कि बहुत कम मेहनत करते हैं, उनको पूरे रिजल्ट मिलते हैं, उनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम मिलता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द 6th हाउस। कहते हैं ना कि कुछ लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं और कुछ लोग सोने को भी मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द 6th हाउस। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशन का भाग्य भी है और त्रिष्टाय हाउस मैरिज के लिए खराब भी है, और इसका जो अपोनेंट्स का भी हाउस है। और जैसा मैंने कहा कि जब तक 6th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिल सकता। और हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया साथ में अपने प्रोफेशन की, बिकॉज कभी कभी होता है कि वी हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट टू गेट समथिंग, तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। स्ट्रॉन्ग बनाने से हमारा प्रोफेशन का लक मजबूत हुआ, प्रोफेशन में हमारा भाग्य चमका। लेकिन साथ में क्या हुआ? मैरिज का हाउस खराब हो गया, मैरिज भी खराब हो गई और आपके अपोनेंट भी बढ़ गए। यस यस यस। और जितने भी लोग जो हाई पोजीशन में पहुंचते हैं, आप देखिए उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वो लाइफ में बहुत कठिनाइयां आती हैं उनको, और कठिनाइयों को फेस करते हुए, उनको पार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, वो जब उस पोजीशन में पहुंचते हैं। तो ये इस हाउस का मतलब हो गया कि खराब भी है, अच्छा भी है। तो अगर हम, क्योंकि प्रोफेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन सेक्रीफाइस सर्टेन थिंग फॉर प्रोफेशन। तो हमने कुछ सेक्रीफाई किया कि चलो ठीक है, हमारी तबीयत भी खराब हो गई या हमें दुश्मन भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोफेशन में हमारा अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। दोनों चीजें होंगी साथ में, प्रोफेशन के लिए अच्छा भी होगा और आपको अपोनेंट को जो है वो बढ़ाएगा भी जो है। तो उस एंगल से हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 6th हाउस शुड बी स्ट्रांग, बट इतना स्ट्रांग ना हो कि वो अपोनेंट आपको टेक ओवर कर ले। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी क्रिटिकल हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, और इसको हमें बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है, इसमें आसान नहीं होता है। और तारीफ की बात यह है कि जब हम अगर अनिल अंबानी का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, so what you will find कि every planet is connected with the 6th house, every planet। वो उसकी ब्यूटी हॉरोस्कोप की, सॉरी मुकेश अंबानी का हॉरोस्कोप जो 6th house is so strong and every planet is connected with the 6th house। और देखिए जब भी प्रोग्रेस भी हो रही है, जब भी प्रोग्रेस भी होती है, क्योंकि जब 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो योर एफिशिएंसी, योर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। Whatever resources you put, you get the 100% output of that। तो दोनों ही चीज हैं, बट साथ में प्रॉब्लम भी आएंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि 6th हाउस प्रॉब्लम का भी है, तो प्रॉब्लम भी साथ में देता है। अदरवाइज वे में सर इसका ये हुआ
कि ऐसा नहीं है कि सबकी हॉरोस्कोप में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। अच्छा तो अगर मिल जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो किसी का नहीं होता, इससे क्वेश्चन ऑफ साइकिल है, कभी अच्छा कभी बुरा। जी सर, सर, और सर। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और हर किसी की लाइफ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई नहीं देती। जी सर, सर। यू कैन कंसिडर एनी पर्सन, जितना भी उसका स्टेटस हो, कुछ भी हो, बट साथ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो कि उसकी जिंदगी खराब किए हुए। सर, सर, सर। सर कुछ जो योग हैं, जैसे हम स्पेशल राहु का कंजंक्शन लेते हैं, राहु के साथ सूर्य का, राहु के साथ चंद्रमा का, जी जो ग्रहण योग मानते हैं हम, गुरु के साथ गुरु चंडाल, तो उस जी पर भी थोड़ा अगर प्रकाश डालेंगे ना तो वो आई थिंक काफी महत्व रखता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में। हाँ बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट टाइम बहुत ले लेंगे। जरूरी हाँ भी है। जी, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें प्लैनेट का नेचर क्लियर है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दैट योग एक्चुअली। जैसे आपने मून राहु का कहा, मान लीजिए, तो क्या होगा मून राहु का अगर योग है किसी हॉरोस्कोप में? मून लिक्विड है सर। हाँ जी, मून पहले माइंड है हमारा, एंड हाँ, राहु इज अ प्लैनेट व्हिच क्रिएट्स कंफ्यूजन, राइट। व्हिच क्रिएट्स कंफ्यूजन। हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्रिएट का मतलब क्या हुआ कि वी बिकम इनडिसिसिव, हम निर्णय नहीं ले पाते, किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, अननेसेसरीली मेंटल टेंशन रहता है हमारे अंदर जो है, राइट। दूसरा, मून और किसको रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड। लिक्विड इमोशंस को। हाँ, वो इमोशन तो हो गए, कि लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, द लिक्विड दैट टू टेक। अब उसके साथ राहु है, राहु इज ए क्या? डिजायर, प्लैनेट ऑफ डिजायर। नहीं राहु राहु इज ए राक्षस। हाँ जी, पॉइजन। हाँ तो जी, हाँ, तो इट डजंट वांट ए नॉर्मल लिक्विड। तो आपका जो हमेशा टेम्पटेशन होता है ऐसे लोगों का जिनका भी मून राहु पास में होते हैं, they always have temptation toward the hard drink. It means if given a chance, they would definitely go for that. If given a chance. तो दोनों तरह से, एक तो आपका मेंटली आपको खराब किया, इंडिसिसिव बनाया, कंफ्यूज किया, हमेशा आप टेंशन में रहते हैं, और दूसरा फिर ये मून जो है हमारे लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हाँ जी सर, मून माँ भी, हाँ, माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स माँ का सुख नहीं मिलेगा, उसमें कमी आ जाएगी, माँ के सुख में कमी होगी फिर जो है। तो इसी तरह से हम हर प्लैनेट का, सन और राहु है तो वो भी एक हमारी आत्मा को, सन इज योर सोल, आत्मा को एफ्लिक्ट करता है। हम कहते हैं कि अगर फादर को भी कर दिया, फादर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ठीक से नहीं रहने देगा आपको जो है। तो उसके जो सन के जितने भी कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेशंस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन पैदा करता है हमेशा। वैसे ही सर सब प्लैनेट्स के, जैसे मरकुरी के हैं वैसे जुपिटर के हैं वैसे। बिल्कुल, ठीक है। या चलिए, वी विल कंटिन्यू। आई देयर नो क्वेश्चन सर। हाँ, नहीं, नो क्वेश्चन सर। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।